साढ़े साथी हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। साढ़े साथी के फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 ढैया होती हैं। राहु केतु के नाम पे भी लोग बहुत डराते हैं। अब देखिए ना, अब कलयुग है तो राहु का ही माया हर जगह चल रही है कि नहीं? कलयुग में अगर आपको राइज करना है तो राहु के बिना आप नहीं कर पाएंगे। राहु पॉलिटिकल प्लैनेट है। आपको अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा है तो वो आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना कैसे बोला जाता है, कैसे एक्ट किया जाता है, पॉलिटिकली करेक्ट होना वो सिखाएगा आपको। पॉलिटिक्स सिखाएगा एक तरह से, चाहे बिल्कुल। आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप किसी बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो राहु की कृपा होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सडन गेन्स चाहिए, शेयर मार्केट चाहिए, अगर आपको लॉटरी की में आपको वो करना है तो राहु देव की कृपा होनी चाहिए। क्योंकि जेमस्टोन्स अगर आपके लिए पॉजिटिव करते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं अगर कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं बैठे हैं। इसलिए जेमस्टोन का रिकमेंडेशन हमेशा अपना प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के एनालिसिस के बाद अगर कोई आपको जेमस्टोन रिकमेंड करता है तो मेक श्योर वो 159 हाउसेस का जेमस्टोन होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग गेस्ट डॉक्टर पूजा भाटिया जी। पूजा जी, वेलकम टू द एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट। Thank you, Utsav ji. Thank you very much. I'm glad that I'm here on this platform. सो पूजा जी, आपकी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जो जर्नी है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी। बचपन से ही बहुत शौक था। लिंडा गुडमैन के ज़ोडिएक साइंस पढ़ती थी कि वर्गो कैसे होते हैं, लियोस कैसे होते हैं, तो उसमें वीकली हॉरोस्कोप्स वगैरह पढ़ती थी। तो बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही, बचपन से ही। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया है। 14 साल का मेरा कॉर्पोरेट का करियर रहा है। बट हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, ये मेरी लाइफ पाथ नहीं है। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। क्योंकि मुझे लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता था। लोग मेरे पास आते थे, एडवाइस मांगते थे, मैं उन्हें एडवाइस भी देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही एक बार किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। तो मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनके वहाँ पे ना वेटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा काम हो तो ऐसा हो लोग आपके पास चलकर आए और वेट करें आपके लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको सीखना है ये। तो मैंने बोला हाँ, कि मुझे सीखना है कि ये लोग कैसे जान लेते हैं कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। बहुत ही क्यूरोसिटी है मुझे कि कैसे करते हैं ये। तो उस टाइम पे भारतीय विद्या भवन के फॉर्म्स निकले थे। तो मैंने उसमें एनरोल किया, भारतीय विद्या भवन के डिग्री कोर्स में एनरोल किया। और जब स्टार्ट किया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नाइट शिफ्ट्स में थी मैं उस टाइम पे कॉर्पोरेट में, और वीकेंड में फुल डे क्लासेस होती थी हमारी, प्रॉपर कॉलेज लगता था। तो 2 साल का पूरा डिग्री कोर्स किया वहाँ पे। शुरू में बहुत मज़ा भी आने लग गया जब आप छोटी छोटी प्रेडिक्शंस करते थे तो वो आपकी सही भी निकलती थी। जो सीखो वो अप्लाई करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। और एक बार मेरे कंपनी के सीईओ थे, तो जैसे मैनेजर्स की मीटिंग होती है तो उन्होंने पूछा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लेन। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अपने आप को कॉर्पोरेट में तो नहीं देखती हूँ। आई सी माई सेल्फ एज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। सो ही स्टार्टेड लाफिंग। ही सेड एस्ट्रोलॉजी इज़ गुड फॉर हॉबी, नॉट एज अ करियर। मैंने कहा आई डोंट नो सर, आई डोंट हैव एनी आंसर, बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम कॉर्पोरेट नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला लेट्स सी। ओके, ये आपने इंटरव्यू में बोल दिया है? ये आपने इंटरव्यू में बोला उनको? इंटरव्यू नहीं, इट वाज अ मीटिंग। इट वाज अ मैनेजर्स मीट जो होती है, उसमें जनरल डिस्कशन हो रहा था। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन कॉर्पोरेट्स की वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लेन। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी ही करनी है। और उस टाइम पे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी। मेरा कंप्लीट होने वाला था। और उस टाइम पीरियड में मैं छोटे छोटे सबको प्रेडिक्शंस देती थी और वो होती भी थी चीज़ें। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी था। एंड धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग गई। और काफ़ी साल मैंने कॉर्पोरेट और एस्ट्रोलॉजी पैरेलल चलाया। फिर एक टाइम लगा कि अब शायद सही समय आ गया है दैट आई हैव टू क्विट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड
एंड गेट इनटू दिस फील्ड। तो जब लगा कि हाँ अब मैं छोड़ सकती हूँ कॉर्पोरेट विदाउट इम्पैक्टिंग एनीथिंग ऑन माई फैमिली, ऑन माई फाइनेंसेस, देन आई क्विट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड गॉट फुल फ्लेज्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो पूजा जी, आप इतने फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इतने टीवी चैनल्स के साथ में काम करते हैं, आपने कई सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काम किया है जी। कभी आपने ऐसा सोचा था कि ये चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट हो जाएगी? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनिफेस्टेशन का तो पता नहीं, बट मैं ना बचपन से हर चीज़ ऐसे इमेजिन करती थी कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, जो मुझे अब जाके पता चला है कि वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शीशे के आगे खड़ी होती थी और बोलती थी कि मैं देखो मैं टीवी पर आ रही हूँ, मेरा कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और मैं ये सब ना प्रेजेंट टेंस में बोला करती थी। जैसे अगर मुझे कोई एग्ज़ाम भी देने जाना होता था या कोई इंटरव्यू देने जाना होता था तो मैं शीशे के आगे खड़ी होके ऐसे करती थी, एक्टिंग करती थी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मैं अब मुझे जाके पता चला है कि एक मिरर टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की, बट बचपन से मेरे में नेचुरली ये चीज़ आती थी। एंड जहाँ तक टीवी में आने की बात है तो टीवी में प्रोग्राम्स आते थे एस्ट्रोलॉजी के, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो वशिष्ठ जी का प्रोग्राम आता था, तो मैं उसको बहुत देखती थी रात जो के टाइम। लाल किताब वाले हैं। जी, लाल किताब वाले जेडी वशिष्ठ, उनका प्रोग्राम मैं बहुत देखती थी टीवी पे। और मैं उनको देख के ना हमेशा ही सोचती थी कि मैं टीवी पर कब आऊँगी, वो दिन कब आएगा जब मैं यहाँ पे टीवी पे बैठी होंगी और लोग मुझसे सवाल कर रहे होंगे। तो एक तरह से मैं ना एक्टिंग करती थी अपने ही शीशे के आगे खड़े होके कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं टीवी चैनल पर बैठी हूँ, और साथ में जैसे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं एक्टिंग करती थी। और वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट होता गया, और जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई तो अपने आप ही रास्ते खुलते चले गए। मुझे नहीं पता, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। तो मैं ऐसी ऑफिस में एक दिन जॉब कर रही थी, बैठी अपना काम कर रही थी लैपटॉप के आगे, तो मेरे पास एक कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप एस्ट्रोलॉजर हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम है सूर्य ग्रहण का, आप करेंगे? मुझे लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कॉल कर रहा है कि मुझे क्यों कोई बुलाएगा टीवी चैनल पे। तो मैंने बोला क्या प्रोग्राम है, क्या बोलना होगा? तो उन्होंने बोला राशियों के बारे में बोलना होगा। तो मैंने कहा अच्छा राशियों के बारे में बोलना होगा, राशियों के बारे में क्या बोलना होगा? तो उन्होंने बोला सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव है वो बोलना होगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे मतलब लास्ट तक मुझे लग रहा था कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है और मेरे साथ मजाक ही कर रहा है। बट जब उन्होंने बोला ना कि मैम आपके पास कैब आ जाएगी हमारे चैनल की, आप अपना एड्रेस भेज दो, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये वाकई में कोई जेन्युइन कॉल है। और मैंने उसके बाद मैं बड़ी देर तक सोचती थी मैं क्या बोलूँगी मैं टीवी चैनल पे जाके, मतलब करना क्या होता है, मतलब आई वॉज लाइक टोटली सरप्राइज्ड। देन आई कनेक्टेड विद माई टीचर, उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आपको बोलना है टीवी चैनल पे, राशियों का प्रभाव उन्होंने हालांकि पता था बट उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है वो इतना नहीं मालूम था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरीके से करिए, इस तरह से बोलना है आपको। तो वो मेरा फर्स्ट लाइव शो था न्यूज़ चैनल पे, और फर्स्ट लाइव शो में हमें ये बताया गया था कि 3-4 एस्ट्रोलॉजर हैं, 3-3 राशियाँ बोलनी हैं। तो मुझे लगा ठीक है 3 राशियाँ तो बोलनी है, बोल दूँगी फटाफट। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो शो का पैटर्न ही पूरा चेंज था। उन्होंने शुरुआत ही मुझसे करी और उन्होंने मतलब सारी राशियाँ मुझसे ही पूछना शुरू कर दी, और 3 राशियों के बाद मुझे लगा कि अब तो नहीं पूछेंगे, अब तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बारी है। तो वो चौथी कर्क राशि भी, सिंह राशि भी। बट आज भी जब मैं वो अपना फर्स्ट इंटरव्यू या फर्स्ट अपना लाइव सेशन देखती हूँ तो मुझे लगता था कि आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे लगा कि मैंने अच्छे से वो हैंडल कर लिया था। सो आई थिंक मैंने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, और साथ ही प्रेजेंट टेंस में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कि ये चीज़ हो चुकी है और मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरे को जॉब चाहिए और मैं बोलूँ कि मुझे मेरी नौकरी लग गई है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस नौकरी में, प्रेजेंट टेंस में अगर आप करते हैं तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है। और इसको करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन कोई बहुत रॉकेट साइंस है। मैनिफेस्टेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप डेली रूटीन की चीज़ों में मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आप खाना बनाते हैं किचन में, लेडीज़ खाना बनाती है, कभी कभी जेंट्स भी बनाते हैं। बिल्कुल, आप कुकिंग करते टाइम भी अपनी जैसे आप करछी को क्लॉकवाइज घुमाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। क्या मैनिफेस्ट करना है? मेरी जॉब लग गई,
मेरी शादी हो गई। मैनिफेस्ट कीजिए ना इसी तरीके से। और अगर आप जैसे चाय में चीनी घोलते हैं, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और मैनिफेस्ट कीजिए प्रेजेंट टेंस में, आई एम वेरी हैप्पी इन माई जॉब, आई एम वेरी वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। कीजिए मैनिफेस्ट। आप घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर आने से पहले आप क्या करते हैं? ताला खोलते हैं। ताला खोलते टाइम आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैंने अपनी किस्मत का ताला खोल दिया, अब देखिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है मेरे पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं उनमें इस मैनिफेस्टेशन को ढूंढो आप। जी बिल्कुल। ये नहीं होता है कि आपको 15 मिनट आंख बंद करके साधना करनी है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी डालोगे, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी सोचोगे, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और आप देखना, अगर आप इसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं विदाउट एनी डाउट एनर्जी, तो आप देखिएगा आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होएगी। मतलब डाउट नहीं लाना है बीच में। डाउट नहीं लाना है, यही सबसे ज़्यादा फर्स्ट कंडीशन यही है कि डाउट एनर्जी नहीं डालनी है आपको। तो डॉक्टर पूजा जी, मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं भी अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में कई जगह देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं मार्केट में। जी। शनि को लेकर के, मंगल को लेकर के, राहु केतु को लेकर के। तो आप इन मिथ्स के बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए, शनि राहु केतु के नाम पे बहुत जो है चीज़ें चल रही हैं आजकल। मैं खुद देखती हूँ कि 7.5 चल रही है, शनि के नाम पे डराया जा रहा है, राहु के नाम पे डराया जा रहा है। जबकि समझने वाली ये चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी में, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जानते हैं कि हर प्लैनेट का एक अहम रोल होता है। शनिदेव महाराज हमारे कर्मदाता हैं, उनको कर्म का रोल दिया गया है। तो 7.5, अगर कोई कहता है कि 7.5 शुरू हो गई, अब तो 7.5 साल खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शनि की 7.5 हमेशा खराब नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कार्मिक प्लैनेट है शनिदेव। बिल्कुल। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है रिजल्ट, क्योंकि शनि की 7.5 में कहा जाता है चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं, स्लो हो जाती ठीक है, मेहनत ज़्यादा होती है। अब इस 7.5 में जो आप कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, उसका फल आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। मैंने खुद शनि की 7.5 में बहुत ग्रो किया है। हाँ, मेहनत बहुत करी है, चीज़ें कभी कभी डिले भी हुई हैं, अटकी भी हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना और अपना बस कर्म करते रहते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना, तो आपको शनिदेव कभी भी हार्म नहीं करेंगे। उनको एस्ट्रोलॉजर शनि राहु केतु के नाम पे बहुत डराते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 7.5 हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। 7.5 के फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 ढैया होती हैं। हाँ, दूसरा ढैया शनिदेव का जो होता है 7.5 में, वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़रूर होता है कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि शनि सीधा मून के ऊपर से ट्रांजिट करता है। बिल्कुल, मून के ऊपर से ट्रांजिट करता है और सैटर्न एंड मून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो उस समय पे थोड़ी सी मानसिक और शारीरिक पीड़ा हम कह सकते हैं कि होती है, बट उस समय भी मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत तरक्की की है भी है। 7.5 का मतलब डाउनफॉल नहीं होता है। 7.5 का मतलब होता है देयर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट साथ ही आपको बहुत मेहनत करनी है और अपने कर्म अच्छे रखने हैं। लाइफ में एक चर्निंग चालू हो जाती है आपकी जी, और चर्निंग से हमेशा, ठीक है, आपको शुरुआत में कष्ट होता है, चीज़ें उथल पुथल होती है, लेकिन चर्निंग के बाद में घी या मक्खन ऊपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि भाई शनि के साथ में यही है कि भाई थोड़ी चर्निंग होगी, लेकिन जब देते हैं तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। इसी तरीके से हमारे राहु केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु केतु के नाम पे भी लोग बहुत डराते हैं। अब देखिए ना, अब कलयुग है तो राहु का ही माया हर जगह चल रही है कि नहीं? कलयुग में अगर आपको राइज करना है तो राहु के बिना आप नहीं कर पाएंगे। राहु पॉलिटिकल प्लैनेट है। आपको अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा है तो वो आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना कैसे बोला जाता है, कैसे एक्ट किया जाता है, पॉलिटिकली करेक्ट होना, वो सिखाएगा आपको। पॉलिटिक्स सिखाएगा एक तरह से, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप किसी बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो राहु की कृपा होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सडन गेन्स चाहिए, शेयर मार्केट चाहिए, अगर आपको लॉटरी की में आपको वो करना है, तो राहु देव की कृपा होनी चाहिए। हाँ, कुछ राहु की दशाएं होती हैं, जैसे राहु में चंद्रमा, चंद्रमा में राहु, राहु में सूर्य, सूर्य में राहु, ये थोड़े से मानसिक कष्ट देती हैं ये दशाएं, क्योंकि राहु मून एंड सन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता। इसके पीछे हमारी माइथोलॉजी भी बहुत है कि राहु देव जो है चंद्रमा और सूर्य को अपना
दुश्मन मानते हैं। तो ये दशाएं थोड़ी सी होती हैं अपसेटिंग। क्योंकि जब अमृत पी रहे थे राहु तो जी। सूर्य चंद्रमा ने ही जाकर के भगवान को उनकी बताया शिकायत था। लगा दी थी नारायण जी से कि ये तो असुर हैं, तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी। तो इसीलिए राहु और मून और सन और मून राहु का कॉम्बिनेशन हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। बट राहु की दशाएं आपको बहुत ऊंचाई पर भी लेके जाती हैं, आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाती हैं। आप देखिएगा जिनके लगन में राहु होता है ऐसा इंसान बहुत एम्बिशियस होता है। स्काई इज द लिमिट फॉर देम। जिद होती है, एक ज़ील होती है कुछ करने की। ऐसा इंसान बहुत जल्दी हार नहीं मानता है। अगर कोई चीज़ ठान ली तो करके ही छोड़ता है। तो राहु अपनी जगह बहुत पावरफुल भी है और बहुत अच्छा भी है। तो ये सब मिथ्स हैं कि शनि राहु केतु के नाम पे जो डरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी जस्टिफाइड है। तो पूजा जी, अभी हमने एस्ट्रोलॉजी और मिथ्स के बारे में बात की जी। जेमस्टोन्स को लेकर के भी, जो कि एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, जी। उसको लेकर के भी मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं। और मैंने देखा है कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स बिना काम के या कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, तो भी लोगों को जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं और उसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। जी। तो आपका जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी को लेकर के क्या राय है? और ये जो मिथ चल रहा है जेमस्टोन्स को लेकर के मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए, जेमस्टोन्स की जहाँ तक बात है, जेमस्टोन्स जो होते हैं ना, अगर आपका कोई कुंडली में प्लैनेट वीक है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आप जेमस्टोन्स सजेस्ट करते हैं। जैसे किसी प्लैनेट की दशा आ गई, और जेमस्टोन भी हर प्लैनेट का जेमस्टोन नहीं पहनाया जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि जो दशा आ रही है उस दशा का जेमस्टोन पहना दो, ऐसा नहीं होता है। आपको कुंडली में लग्नेश का जेमस्टोन, पंचमेश का जेमस्टोन या फिर भाग्येश यानी कि 9th लॉर्ड का जेमस्टोन आप बेसिकली पहना सकते हैं, जो कहीं हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन उसमें भी हमें देखना है कि क्या इनके प्लैनेट 6, 8, 12 घर में तो नहीं बैठे हैं। अगर वहाँ बैठे हैं तो भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट, क्योंकि कुछ पॉजिटिव आएगा कुछ नेगेटिव आएगा। तो वो 100% जेमस्टोन वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। जेमस्टोन्स के लिए बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के सजेशन देना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन्स अगर आपके लिए पॉजिटिव करते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं अगर कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं बैठे हैं। इसलिए जेमस्टोन का रिकमेंडेशन हमेशा अपना प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के एनालिसिस के बाद, अगर कोई आपको जेमस्टोन रिकमेंड करता है तो मेक श्योर वो 1, 5, 9 हाउसेस का जेमस्टोन होना चाहिए। कभी कभी 10th हाउस का भी हम जेमस्टोन पहना देते हैं लोगों को कि कर्म क्षेत्र का जेमस्टोन है तो अगर उसकी दशा आ रही है। पर कई लोग जैसे किसी भी दशा का जेमस्टोन पहना देते हैं। मैंने देखा है कि 6, 8, 12 के हाउसेस का भी जेमस्टोन पहना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में लोगों को बीमारियां आ जाती हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, दुश्मन बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप मानेंगे, मेरे पास एक ऐसा केस आया था ऑस्ट्रेलिया से। वो गर्ल हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको नीलम और पुखराज पहना दिया था। बाप रे। और जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुंडली में शनिदेव जो थे वो 7th और 8th हाउस के लॉर्ड थे। अब देखिए, 7th और 8th हाउस के लॉर्ड का अगर आप पहना देंगे जेमस्टोन तो इंसान हॉस्पिटल ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। मार्केश और अष्टमेश का आपने जेमस्टोन पहना दिया। वो लड़की लिटरली हॉस्पिटलाइज में हो गई थी और आईसीयू में थी। जब मुझे उसकी कुंडली दिखाई गई तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, इनको कोई जेमस्टोन तो नहीं पहना है। मुझे एकदम से इंट्यूशन हुई कि कहीं कोई गलत स्टोन तो नहीं पहना हुआ। तो उनके ब्रदर ने मुझे बताया कि इन्होंने नीलम और पुखराज पहना हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली वो नीलम और पुखराज उनका उतरवाया, और जैसे ही वो जेमस्टोन उतारे गए, विदिन 10 डेज उनकी सेहत में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई थी, और वो बीमार भी वो जेमस्टोन पहनने के 2 महीने बाद ही हुई थी। तो देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट भी होता है अगर आप गलत जेमस्टोन पहन लेते हैं। तो जेमस्टोन हमेशा सोच समझ कर पहनने चाहिए, और जेमस्टोन से ज़्यादा मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि मंत्र शक्ति में बिलीव करें। जितने आप मंत्र करते हैं, जितनी आप चैंटिंग्स करते हैं, मंत्र का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। किसी भी प्लैनेट का मंत्र आप कर लीजिए, सूर्य का कर लीजिए, चंद्रमा का कर लीजिए, मंगल का कर लीजिए, बुध का कर लीजिए, कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मंत्रों के द्वारा हम प्लैनेट्स को प्लीज करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, हम उनकी एक तरह से आराधना करते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। मैं खुद पर्सनली मंत्रों में और चैंटिंग्स में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं। जेमस्टोन मैं बस उन्हीं केसेस में रिकमेंड करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है 100% सक्सेसफुल
रिजल्ट देगा जेमस्टोन, और वाकई में ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बोलती हूँ, इंसानों को, जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको यही बोलती हूँ, अपना कर्मा अच्छा रखो, आपकी दशा अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रही है, बस हार्डवर्क करते रहो, मंत्र चैंटिंग करते रहो, काम ज़रूर बनते हैं ऐसे में लोगों को। बस आजकल का ज़माना यह है कि लोगों को पेशेंस नहीं है, उनको जल्दी 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 सब चाहिए, और इसीलिए जेमस्टोन्स पहना दो। कईयों को तो मैं देखती हूँ इतनी सारी अंगूठियाँ उन्होंने पहनी होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो भी उन्होंने अंगूठियाँ पहनी हुई होती है। तो वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज मुझे लगता है हो जाती हैं कि आपने सूर्य का भी स्टोन पहना हुआ है, शनि का भी स्टोन पहना हुआ है, हर ग्रह का स्टोन पहना हुआ है, ज़रूरत नहीं है फिर भी पहना हुआ है। लेकिन पूजा जी, जेमस्टोन्स की जहाँ तक बात है, मुझे कई बार लगता है कि जेमस्टोन्स एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव्स देखिए बहुत होते हैं जेमस्टोन्स के, जैसे नीलम बहुत महंगा स्टोन आता है, ठीक है। आप अगर एवरेज अच्छी क्वालिटी का नीलम लेने जाएं तो वो 50,000 से तो मिनिमम स्टार्ट आप बोल सकते हैं कि होता है, और लाखों तक जाता है। तो ऐसे में नीलम का सब्स्टिट्यूट हम कई बार एडवाइस करते हैं, नीली होता है, या फिर हम क्रिस्टल्स एडवाइस करते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट पहन लिया। ये जेमस्टोन्स जो होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ये काफ़ी रीजनेबल रेट में भी मिलते हैं, और आप इनसे इफेक्ट भी देख लेते हो। इफेक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि जेमस्टोन्स जितना आता है, बट हाँ 60 to 70% इफेक्ट आता है। इसी तरह से पुखराज की यदि हम बात करें तो पुखराज का सुनहला होता है सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन, सुनहला, या फिर आप येलो सिट्रीन पहन सकते हैं, क्रिस्टल जो होता है वो भी बहुत अच्छा काम मैंने देखा है, लोगों को उस पर बहुत सूट करता है और अच्छा काम करता है। हाँ, आप 100% इफेक्ट उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट आपको अगर 50-60% भी अपनी करंट सिचुएशन में पॉजिटिविटी दिखे तो वाई नॉट, आप जेमस्टोन्स जो है आप उसका रीजनेबल सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डायमंड्स, अगर आप शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र का के लिए आप डायमंड का, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, और डायमंड भी आपको अच्छे कम से कम 1 से 2 कैरेट का पहनना है अगर वाकई में उसका रिजल्ट चाहिए तो डायमंड की जगह हम वाइट ओपल सजेस्ट करते हैं या जर्कन सजेस्ट करते हैं। ये सब बहुत रीजनेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं। मून स्टोन की भी यदि हम बात करें तो मून स्टोन भी अवेलेबल होता है, क्योंकि बसरे का मोती, या मोती वैसे बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन बसरे का मोती बहुत रेयर होता है, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है और बहुत महंगा मिलता है। तो ऐसे में आप मून स्टोन पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल्स या फिर ये सब्स्टिट्यूट्स जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। जेमस्टोन्स के अलावा जैसे क्रिस्टल्स की हम बात करें, क्रिस्टल्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। जैसे क्रिस्टल बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है। जैसे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप टाइगर आई का क्रिस्टल पहन सकते हैं। ब्रेसलेट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, टाइगर आई पहनिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, आउटस्पोकन आपका पर्सनालिटी बने उसके लिए टाइगर आई आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ग्रीन एवेंचुरियन जो होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्करी का स्टोन जो होता है, बुध का पन्ना जो होता है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। वेल्थ के लिए, आपकी स्पीच के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत एनहांस करता है ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन। सिट्रीन, येलो सिट्रीन स्टोन हम यूज़ कर सकते हैं, वो वेल्थ के लिए, विजडम के लिए यूज़ होता है। आपको जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आप एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप येलो सिट्रीन पहन सकते हैं। आपके फोकस इश्यूज हो रहे हैं तो भी आप उसमें येलो सिट्रीन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, एक तरह से कहते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस देता है। इसमें मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, वो बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देता है, और इट मीन्स इट ओपन अप लॉट ऑफ एवेन्यूज एंड बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है। मेरे घर में क्रिस्टल्स बहुत सारे हैं। मैं क्रिस्टल्स तब से इकट्ठा कर रही हूँ जब से मुझे क्रिस्टल्स के बारे में पता ही नहीं था। तो एक बार मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ा इतना मोटा क्लियर क्वार्ट्ज लेकर आए, बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। तो वो क्लियर क्वार्ट्ज मैंने अपने ऑफिस में रख दिया। तो मुझे सच में क्रिस्टल्स के बारे में मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं पता था कि वो इतना पावरफुल क्रिस्टल होता है। तो मेरे ऑफिस में जो भी आता था बहुत अच्छे से क्लाइंट्स हैंडल होते थे, बहुत अच्छे से मैं उनको एडवाइस देती थी, ये करती थी। फिर जब मैंने अभी रिसेंटली क्रिस्टल का कोर्स किया तो मुझे पता चला क्लियर क्वार्ट्ज इज़ फॉर क्लैरिटी, इज़ फॉर कम्युनिकेशन। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि आपके पास जो भी आता है वो कन्विंस होकर जाता है।
और जब मैंने अपने सर को वो क्लियर क्वार्ट्स दिखाया तो ही सेड ये तो इतना बड़ा तुम्हारे पास क्रिस्टल है, ये तो बहुत पावरफुल है। और देन मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई में जब मेरे ऑफिस में कोई आता है ना तो उनको हर कोई मुझे ये बोल के जाता है कि आपके ऑफिस में बहुत पॉजिटिविटी है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हर कोई ये ज़रूर बोल के जाता है। तो मैंने अपने सर से पूछा, सर क्या इसी वजह से सब बोल के जाते हैं? उन्होंने बोला ये बहुत पावरफुल है आपका स्टोन, और इसको आप हमेशा मतलब बहुत अच्छे से एनर्जाइज करके रखा कीजिए। तो तब से मैं क्रिस्टल्स में और भी ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ। जैसे एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, वो हमारी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी इंट्यूशन पावर को एनहांस करता है। एमेथिस्ट, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी ऑकल्ट साइंस से आप कनेक्टेड हैं, तो एमेथिस्ट अपने पास रखिए। एक तो वो आपकी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, ब्रेसलेट पहनिए, आप गले में एज ए पेंडेंट पहनिए, आप एज ए रॉक फॉर्म में, अपने रॉ फॉर्म में रखिए, अपनी टेबल पे रखिए। क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, एमेथिस्ट हो गया, ब्लैक टर्मोलिन हो गया, ये आपको नेगेटिविटी से भी बहुत बचाते हैं। अब आप देखिए, हम इतनी कुंडलियाँ पढ़ते हैं, इतनी रीडिंग्स करते हैं, लोगों के कार्मिक पैटर्न में कितना इंटरप्ट करते हैं, तो वो कहते हैं ना कहीं प्लानिटरी इफेक्ट हम पर भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरों के कर्मा में इंटरवेन कर रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को कट करते हैं। और जैसे आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं क्लाइंट्स, भरे पड़े होते हैं, रोना आ रहा होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो अपनी सारी नेगेटिविटी आपके आगे वेंट आउट करके चले जाते हैं। ऐसे में आपने कभी नोटिस किया होगा, बहुत हैवीनेस लगती है। कोई क्लाइंट बहुत नेगेटिव आ गया, उसकी बातें सुनने के बाद उसको पॉजिटिव करना, उसको सोल्यूशन देना, उसको रेमेडीज देना। तो ऐसे में अगर आप ब्लैक टर्मोलिन अपने पास रखते हैं, एमेथिस्ट रखते हैं, तो वो नेगेटिविटी को कट ऑफ करता है और वो नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं होने देता। जैसे हम टैरो रीडिंग्स करते हैं, तो वी मेक श्योर कि हम हाथों में क्रिस्टल्स पहने, गले में क्रिस्टल पहने, हम अपनी जो हमारा टैरो टेबल है उसमें क्रिस्टल्स रखें। क्योंकि क्रिस्टल्स ओवरऑल ऑरा को तो एनहांस करता ही है, प्रोटेक्शन भी देता है, साइकिक एबिलिटीज़ भी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है, कन्विंसिंग स्किल्स भी देता है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी देता है। तो पूजा जी, आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में इतने साल से हैं और आपका कई सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इंटरेक्शन रहा है जी। तो आप अपने इस अनुभव के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सेलिब्रिटीज़ की जहाँ तक बात है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से लोग कनेक्ट करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से लोग कनेक्ट करते हैं, टीवी में जो सीरियल्स आते हैं उस इंडस्ट्री से लोग कनेक्ट करते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें नए रोल्स नहीं मिल रहे होते हैं। एक मराठी इंडस्ट्री से एक बहुत फ्रीक्वेंट कॉलर रहे हैं मेरे पास, जो मेरे से कनेक्ट करते थे कि मैम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, कोई नया सीरियल नहीं आ रहा है, तो वो नया प्रोजेक्ट कब मिलेगा। तो मैं उन्हें वो टाइम फ्रेम देख के बताया करती थी कि ये 2 महीने में आपको कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, ये 2 महीने आपके थोड़े लो हो जाएंगे, खाली जाएंगे। तो इस तरह से उनको गाइड किया जाता था रेगुलरली। साथ ही उनको जो मैं रेमेडीज़ देती थी स्पेसिफिकली, कि आप मीटिंग में जाएँ तो स्पेसिफिकली ये कलर पहन के जाएँ, उनकी कुंडली देख के। तो कलर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी की जन्म पत्री देखते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं कि हमेशा गलत रंग का इस्तेमाल करने से भी कई बार बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कि आपकी कुंडली में अगर सपोज चंद्रमा अष्टम है या 12वें भाव का स्वामी है, और आप हर जगह वाइट कलर पहनकर चले जाते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसीलिए कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मंत्र यंत्र से नहीं होती है, या जेमस्टोन से नहीं होती है, क्रिस्टल से नहीं होती, कॉम्बिनेशन होता है हर चीज़ का। इसमें आपका न्यूमरोलॉजी भी ऐड होता है, इसमें आपका कलर्स भी ऐड होता है, इसमें आपकी मंत्र शक्ति भी ऐड होती है, इसमें आपका सबसे बड़ी बात है आपका बिलीफ ऐड होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर पे कितना बिलीव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डाउट एनर्जी डाल दी कि ये एस्ट्रोलॉजर सही भी बोल रहा है, ये जो रेमेडीज इसने दी है ये सही भी हैं या नहीं है, डाउट एनर्जी डाल दी तो काम नहीं होगा आपका। ये मैं अपने सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है ना, इवन मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि फ़ोन आया, जी मैं ना ऑलरेडी 20 एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर चुका हूँ, आप 21वें एस्ट्रोलॉजर हैं। एक बार ऐसा ही कॉल आया था कि मैम आप 21वीं एस्ट्रोलॉजर हैं जिनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे सब सही बताएंगी। तो मैंने उनको बोला, देखिए आप 20 एस्ट्रोलॉजर से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, आपको बहुत कुछ पता होगा ऑलरेडी, आपको अपनी कुंडली पूरी रटी हुई होगी। बिल्कुल, मैं 21वीं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुछ नया तो आप प्रश्न करेंगे नहीं जिसका आंसर आपको पता नहीं है। अगर आपको 1% भी डाउट है ना मेरे पे, तो आप मेरे से कंसल्टेशन मत लीजिए,
क्योंकि जहाँ आपने डाउट एनर्जी डाल दी, मैं जो भी बोलूँगी आपको लगेगा अरे ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, तो क्यों करना है? आप क्यों अपना पैसा मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप अपना कंसल्टेशन फीस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे तो प्लीज़ डोंट कनेक्ट विद मी। तो मैंने वो कंसल्टेशन नहीं ली, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये इंसान ऑलरेडी इतनी डाउट एनर्जी में भरा हुआ है, इसको मैं कुछ भी बोलूँगी, कोई भी रेमेडी दूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एस्ट्रोलॉजर्स की बताई हुई रेमेडीज़ कर चुका था। मेरी रेमेडी कुछ नई तो होगी नहीं। देखिए सीधी सी बात है, प्लैनेट्स की जो रेमेडीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं, ठीक है ना? तो और ऊपर से ट्रस्ट इश्यूज़, तो काम तो इसका वैसे ही नहीं बनना था जहाँ पे वो इतना डाउट एनर्जी लेकर आया मेरे साथ। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अपने क्लाइंट्स का फेथ किस तरह से हासिल करना है, कि किस तरह से उनको कन्विंस किया जाए, कन्विंस इन द सेंस कि उनको सच्चाई बताई जाए कि आपकी कुंडली में ये ग्रह वीक है, इसका ये असर होगा, आपकी कुंडली में ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है। देखिए कई बार वीक प्लैनेट होता है, उसको थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेंथ देते हैं मंत्रों की शक्ति से या जेमस्टोन्स पहना के या फिर थोड़े से उपाय कराकर, तो भी काम बन जाते हैं लोगों के। लेकिन ट्रस्ट इज़ द ओनली फैक्टर विच शुड बी देयर। सो इन whenever you are in a doubt, never doubt. एग्जैक्टली। तो पूजा जी, आपने अभी कलर्स और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, जी, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए कलर्स का तो बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। हर रंग, हर दिन का भी रंग होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम हर डे, कलर ऑफ द डे बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं लोगों को। मंडे को हम कहते हैं कि वाइट पहनो, ट्यूसडे को हम कहते हैं रेड पहनो, बिल्कुल बिल्कुल। बुधवार को हम हरा रंग बोलते हैं, अर्दी बिल्कुल। शेड्स पहनने को बोलते हैं। थर्सडेज को आपने देखा होगा, जब मैं ऑफिस में थी तो एवरीबडी इज इन येलो। थर्सडेज को येलो, सब पीला रंग पहनना प्रेफर करते हैं। फ्राइडे को शेड्स ऑफ वाइट पहन लिए, पिंक पहन लिया, इस तरह के। और शनिवार को हम काला या नीला प्रेफर करते हैं। संडे को शेड्स ऑफ ऑरेंज, येलो, ये सब चलते हैं। तो कलर्स का तो बहुत महत्व होता है। जैसे कि हर दिन का एक कलर होता है, हर ग्रह का एक कलर होता है, इसी तरह ये ग्रह और ये दिन हमारी कुंडली से भी तो कनेक्टेड है। अब आप देखिए, अगर हमारी राशि मेष है, हमारा लगन मेष है, तो अगर हम रेड कलर पहनेंगे, शेड्स ऑफ रेड पहनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें, अगर आपका कुंडली में मंगल थोड़ा सा वीक है तो मंगल की एनर्जी को एनहांस करेगा। लेकिन अगर मंगल ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, उच्च का मंगल है, तो वो आपका एग्रेशन लेवल बढ़ा देगा। तो कलर बहुत इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है कहीं ना कहीं, तो और चंद्रमा आपका कर्क लगन है सपोज, और चंद्रमा वीक है, तो वाइट शेड ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो देखिए आपका कर्क लगन की जितनी भी जहाँ पे भी आपका चंद्रमा वीक है या लगन की जो वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ में कैसे नहीं बदलेगी आपकी, बिल्कुल बदलेगी। कलर्स और कलर थेरेपीज़ भी होती हैं हर तरीके से। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की यदि हम बात करें तो उसमें हम कलर थेरेपी की भी बात करते हैं। डिफरेंट कलर्स हम यूज़ करवाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और साथ ही जब हम स्विच वर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम कलर्स से भी बोलते हैं कि ब्लू, ग्रीन, रेड कलर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मोटिव है, क्या हमारा एम है, क्या हमारी इंटेंशन है, उसकी वजह से हम कलर्स के बारे में बताते हैं। अब कुंडली के हिसाब से अगर आप 6, 8, 12 भाव का कोई कलर पहन के आप निकल जाएंगे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, तो कहाँ से आपकी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी? कहीं ना कहीं अड़चन तो आएगी ना। वही अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने अपना लकी कलर पहना हुआ है, आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपने लकी कलर पहना हुआ है, तो उसका मैं ये नहीं बोल रही 100%, लेकिन 10-20% इफेक्ट तो हर चीज़ का पड़ता ही है ना। आपका 70% मेहनत, आपकी 20% आपकी लक, 10% आपकी मंत्र शक्ति, 10% आपके कलर थेरेपी, इन सब का जो टोटलिटी होती है ना, वो होती है सक्सेस, कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट। जी, आपने भी लकी कलर के बारे में बताया, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कलर हमारे लिए लकी है? देखिए न्यूमरोलॉजी और कलर्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कलर बताते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, तो 1 नंबर जो होता है सन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो आप शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज पहन सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर पे आता है तो वो मून का कलर होता है, तो शेड्स ऑफ वाइट एंड सिल्वर आप पहन सकते हैं। 3 नंबर हमारा जुपिटर का होता है, तो शेड्स ऑफ येलो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव कलर्स होते हैं। 4 नंबर की यदि हम बात करें तो 4 नंबर राहु का होता है, राहु स्मोकी होता है, तो शेड्स ऑफ ग्रे, स्मोकी शेड्स आप पहन सकते हैं। 5 नंबर मर्करी का कलर होता है, तो बुध का कलर क्या होता है, ग्रीन, अर्दी शेड्स आप पहन
सकते हैं। 5 के बाद 6 अगर हम बात करें शुक्र का नंबर होता है, तो शुक्र में अगेन शेड्स ऑफ वाइट, शेड्स ऑफ पिंक, मल्टी कलर्स आ जाते हैं। उसके बाद 7 नंबर की यदि हम बात करें तो 7 नंबर केतु का होता है, तो हम ब्लैक एंड वाइट सजेस्ट करते हैं। 8 नंबर हमारा होता है शनिदेव का, तो शनिदेव का रंग होता है नीला या काला, तो ये शेड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। साथ ही 9 नंबर की यदि हम बात करें तो वो मंगल का कलर होता है, तो शेड्स ऑफ रेड आपके लिए बहुत लकी होते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना लकी कलर जान सकते हैं। तो पूजा जी, आपने बताया कि आप टैरो रीडिंग के फील्ड में भी हैं। जी, तो टैरो एक अलग फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग फील्ड है, या कुछ कनेक्शन है दोनों के बीच में? देखिए बिल्कुल कनेक्शन है। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी से हम जन्म पत्री से देखते हैं, किसी इंसान के बारे में बताते हैं, टैरो में हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। और टैरो और एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मैं क्योंकि दोनों से ही देखती हूँ, अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी चेक करती हूँ, टैरो भी चेक करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी चेक करती हूँ। और कई बार मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली नोटिस की है कि अगर आपकी कुंडली में खराब दशा चल रही है ना, तो कार्ड्स भी आपके नेगेटिव ही आ रहे होते हैं। अगर कुंडली में स्ट्रांग पीरियड आने वाला है तो कार्ड्स भी आपके बहुत स्ट्रांग पीरियड दिखाते हैं। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। टैरो डेक के 78 कार्ड्स, हर कार्ड किसी न किसी ज़ोडिएक साइन के साथ, किसी न किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड्स में भी हम रेमेडीज़ जो देते हैं वो प्लैनेट्स को देखकर ही देते हैं कि कौन सा कार्ड कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस राशि का स्वामी कौन सा है, और उसी के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से हम रेमेडीज़ देते हैं। टैरो और एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। कई बार कई चीज़ें होती हैं जो हमें एस्ट्रोलॉजी में दिख जाती हैं, टैरो में नहीं दिखती हैं। कई बार कई चीज़ें होती हैं जो टैरो में ज़्यादा समझ आती हैं, एस्ट्रोलॉजी में नहीं समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि किसी के पास शादी का योग है और कोई मेरे पास आया कि शादी के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अब इसमें से कौन सा रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, तो एक तरीका तो है कि आप कुंडली मिलान करेंगे। दूसरा तरीका आप टैरो से भी पूछ सकते हैं बहुत आसानी से कि इसमें से, इन दोनों प्रपोजल्स में से कौन सा प्रपोजल बेटर है। आप कार्ड्स निकालिए, कार्ड्स आपको बिल्कुल सही बताएंगे कि किस तरीके से इस बंदे की क्या पर्सनालिटी है, इस बंदे के साथ अगर आप शादी करेंगे तो आपका मैरिड लाइफ कैसे जाएगी, इस इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ शादी करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाएगी। जिस तरह से हम कुंडली मिलान करते हैं, टैरो में भी ये सब सारे स्प्रेड्स होते हैं अलग अलग तरीके की। उसमें हमारा एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड भी होता है टैरो में, जिसमें हम 12 कार्ड्स निकालते हैं और उसमें 12 कार्ड्स, हर कार्ड जो है एक एस्ट्रोलॉजी के हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और आप कभी करके देखिए, जैसा आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस होगा वैसा ही कुंडली का हिसाब से ही कार्ड भी निकलेगा आपका। तो इतना ज़्यादा दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रेजोनेट करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे। थैंक यू डॉक्टर पूजा जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और हमारे दर्शकों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बातें बताई। अगर आप भी डॉक्टर पूजा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझसे या मेरे जैसे 1500 से ज़्यादा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहते हैं तो आप एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानिए ग्रहों के राज एनी टाइम एस्ट्रो के साथ।